हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, जिसमें हम कर चुके हैं प्रश्न नंबर 6 हो चुका है हमारी लास्ट वीडियो में, और मेरे विचार से मूल्याधारित प्रश्न हो चुके हैं। आज हम करेंगे भाषा और व्याकरण वाला पार्ट। उससे पहले कुछ अनजानी बातें दी गई हैं जिसमें बच्चे कुछ नई जानकारी पा सकते हैं पढ़कर। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, अनजानी बातें, ये आप रीडिंग करेंगे। आइए शुरू करते हैं भाषा और व्याकरण। ठीक है, प्रश्न 1 दिया गया है, दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो हमें क्या कर, जो उदाहरण में क्या दिया गया है, कुत्ता का बहुवचन जब हमने किया तो कुत्ते, और उसके लिए उसके साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया, कुत्तों ने, कुत्तों को, कुत्तों के लिए। इसी तरह नदियाँ, नदियों में, नदियों को, नदी का। रात का बहुवचन होता है रातें, रातों को, रातों में, रातों से। इस प्रकार से आप यदि आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ये विभक्ति चिन्ह का साथ में आप प्रयोग करेंगे। अभी करते हैं हम प्रश्न जो पूछा गया है उस उदाहरण के अनुसार। प्रश्न दिया गया है, दिए गए उदाहरणों में बहुवचन के सामान्य और विभक्ति युक्त के जो विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में, पर आदि से बना रूप दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो शब्द दिया है, शब्द का पहले आपको वचन बदलना है। गधा का वचन बदल कर क्या करेंगे, यानी कि गधा एक वचन है और बहुवचन क्या होगा, गधे। और जब आप गधे या फिर गधा शब्द का जब आप विभक्ति चिन्ह के साथ जब आप प्रयोग करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, गधों ने, गधों को, गधों से, गधों का, गधों की। ठीक है, इसी प्रकार तारा का बहुवचन होता है तारें, विभक्ति चिन्ह के साथ तारों में, तारों के लिए, तारों का। गठरी का बहुवचन होता है गठरियाँ। अब विभक्ति चिन्ह के साथ गठरियों में, गठरियों का, गठरियों से, गठरियों के द्वारा। कहानी का बहुवचन है कहानियाँ, कहानियों में, कहानियों के लिए, कहानियों के द्वारा। घास का जो बहुवचन रूप होता है वो घास ही रह जाता है, उसका विभक्ति चिन्ह के साथ उसका प्रयोग होगा घास का, घास के, घास की, घास में, घास से, इत्यादि। ठीक है। प्रश्न 2 है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखिए, यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं, जो कि आप इंग्लिश में आप ऑपोजिट वर्ड्स जब आप लिखते हैं वो हिंदी में विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, या विपरीत शब्द कह सकते हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द कह सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था खाली का उल्टा होगा भरा। सोया का जागा। अगले, पिछले। आया का विपरीत शब्द है गया। सुबह का विपरीत शब्द है शाम। बांधना का उल्टा शब्द है खोलना। ठीक है, अब दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें क्या पूछा गया है, उदाहरण के अनुसार मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो दी गई हैं, इनका एक मुहावरा और एक लोकोक्ति दी गई है, और इनका आपको अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मन में लड्डू फूटना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो इसको वाक्यों में प्रयोग कैसे किया, अपने इसमें जो उदाहरण दिया गया है, अपने बेटे के अधिकारी बनने की बात सुनकर माता पिता के मन में लड्डू फूटने लगे। अब ब्रैकेट में एक और जानकारी दी गई है, ना से अंत होने वाला वाक्यांश मुहावरा होता है। तो इसका मुहावरा कौन सा होता है, मन में लड्डू फूटना, दिन में तारे दिखाई देना। तो जो लास्ट में जो आप अक्षर जो देखते हैं वो ना है आता है, तो वो क्या है, मुहावरा है। ये आपको जानकारी दी गई है ब्रैकेट में। अब दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखाई देता है। अब ये एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति ज़्यादातर क्या है, मौखिक रूप से सीखी जाती हैं। ठीक है, वो एक स्थिति के अनुसार मौखिक रूप से ज़्यादा प्रयोग करी जाती हैं, एक किसी पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखाई देने का अर्थ होता है
समान या कम होने पर भी दूसरों की सुख सुविधाएं अपने से अधिक दिखाई देना, कि आपके पास या तो उसके बराबर की ही चीज़ें हैं या उससे थोड़ी सी कम है, फिर भी हमें हमेशा क्या लगता है कि दूसरे के पास ही ज़्यादा है। तो उसका ये अर्थ होता है कि दूसरे की, उसको हम कह सकते हैं कि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही दिखाई देता है, कि उसके पास ज़्यादा सुविधाएँ हैं, उसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो इसका ये अर्थ है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग है, माँ ने रोहन और सोहन को बिल्कुल एक मात्रा में हलवा परोसा, किंतु एक बादाम गिरी देखकर सोहन ने रोहन वाली प्लेट माँ के हाथ से झपट ली। तभी तो कहा जाता है कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना कि माँ को आपने इसको ज़्यादा दिया, इसको ज़्यादा दिया, हालांकि वो बराबर मात्रा में ही देती हैं, पर दूसरे बच्चे को क्या लगता है कि दूसरे को ज़्यादा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही दिखाई देता है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज के जो मुहावरे पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। क जो दिया गया है, मटर गश्ती करना, फिर से ना आ गया ना लास्ट में, तो ये क्या है, मुहावरा है। मटर गश्ती करना एक चैप्टर में आता है ना, कुत्ता रात भर मटर गश्ती करता था घर के बाहर। तो मटर गश्ती करने का अर्थ होता है खूब मौज मस्ती के साथ घूमना, कि खूब मौज मस्ती करना। ठीक है, मटर गश्ती करने का अर्थ होता है। तो इसका वाक्य प्रयोग मैंने लिखवाया है, कुत्ता दिन भर घर में रहता और रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता था। जो ख है, फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग किया गया है, राम कक्षा में प्रथम आकर फूले नहीं समा रहा था, कि राम बहुत ज़्यादा खुश था। उसका मुहावरे के साथ प्रयोग किया तो क्या लिख दिया कि राम फूला नहीं समा रहा था जब वह कक्षा में प्रथम आया। ग है, दिन में तारे दिखाई देना। दिन में तारे दिखाई देना आया था ना इस चैप्टर में भी। तो उसका जो अर्थ होता है कष्ट का अनुभव होना। इसका वाक्य प्रयोग है, कुत्ते की पीठ पर गठरी बंधते ही उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। ठीक है, घ है, जान में जान आना। जान में जान आना का क्या अर्थ है, चैन मिलना, आपको एक आराम मिल जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग है, खोए हुए पुत्र से मिलकर माता पिता की जान में जान आ गई, कि अपने खोए हुए पुत्र से मिलकर माता पिता को चैन मिल गया, यानी कि जान में जान आ गई। जोड़ा है, सिर धुनना। सिर धुनना का अर्थ होता है बहुत पछताना। कक्षा में फेल की जगह आप अनुत्तीर्ण भी लिख सकते हैं, यानी कि वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है, या विफल भी लिख सकते हो। कक्षा में फेल होने पर राम सिर धुनकर रह गया, कि जब फेल हो गया तो राम क्या कर रहा था, बहुत पछताया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, और आप अपने शब्दों में भी आप अपने शब्दों में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप मेरे वाले से सिर्फ आप हिंट ले सकते हैं। अब है लोकोक्तियाँ। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। ये इस चैप्टर में भी आया है, जब कुत्ते ने सोचा जब अब मैंने काम शुरू ही कर दिया, तो जब गठरी उठाने का काम, तो किस लिए बार बार उसके लिए डरना है। तो ये आता है ना, तो ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, इसका अर्थ होता है जब कुछ काम करने की ठान ली तो उसमें मिलने वाली मुश्किलों से क्या घबराना। जब आप कोई काम करने के लिए ठान लेते हैं तो आने वाली मुश्किलों को सोचकर फिर क्या घबराना, कि काम तो करना ही है। तो इसका वाक्य प्रयोग जो मैंने लिखवाया है, जब मोहन को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय कठिनाई का अनुभव होने लगा तो आगे बढ़ते हुए उसने सोचा कि जब ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना, कि जब ओखली में सर डाल ही दिया है, जब मैंने अपने काम करने की ठान ही ली है, तो फिर अब आगे आने वाली कठिनाइयों से क्या डरना। ठीक है। ख है, धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का। तो इसका अर्थ ये है कि दोनों ओर से महत्व खो देना, कि किसी भी साइड का न रहना। उसका अर्थ होता है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसका वाक्य प्रयोग जो मैंने लिखवाया है, गांव से शहर में आए शाम की हालत इस प्रकार हो गई जैसे धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का, कि शाम न तो शहर का बन पाया और न ही गांव का रह पाया। तो इसलिए उसकी हालत को हम क्या कह सकते हैं, धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का।
जो प्रश्न जो 4 दिया गया है वो उसमें है, पाठ में आए इन विराम चिन्हों के नाम बताइए और दिए गए कथन में इनका सही प्रयोग कीजिए। आपको जो चिन्ह दिए गए हैं इनके उत्तर मैंने साथ में लिख दिए गए हैं। चिन्ह आपको ये दिए गए हैं, एक स्टैंडिंग लाइन है, फिर एक जो नेक्स्ट चिन्ह दिया गया है, स्टैंडिंग लाइन के नीचे एक डॉट लगाई गई है, ये एक कोमा दिया गया है और ये 2 इन्वर्टेड कोमास दिए गए हैं। जो एक स्टैंडिंग लाइन होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हो कि आप अपनी पूरी बात कह चुके हैं, कि आपने अपना पूरा सेंटेंस कर दिया है जो आप कहना चाहते हैं, तो वहाँ हम हिंदी में उसे पूर्ण विराम बोलते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह जब आपको हैरानी दर्शानी है, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत दुख को दिखाना चाहते हैं या घृणा आप दिखाना चाहते हैं, उस समय पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर कोमा है, कोमा को हिंदी में अल्प विराम बोला जाता है और इन्वर्टेड कोमाज को उदाहरण चिन्ह बोला जाता है। यहाँ पर द आधा है और ध क्या है, वो स्वर युक्त है, यानी कि पूरा है। ठीक है, नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें इन विराम चिन्हों का हमें सही प्रयोग करना है। इसका होगा जो सेंटेंस है पहले मैं वो पढ़ देती हूँ, फिर जो विराम चिन्ह प्रयोग किए गए मैं उसका कारण बता देती हूँ। कुत्ते की पीठ पर गठरी, आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, लगता है यह कुत्ता पिछले जन्म में जरूर गधा रहा होगा, एक व्यक्ति ने कुत्ते को देखकर कहा। अब ये क्या है, कुत्ते की पीठ पर गठरी, तो ये क्या है, वो हैरान है। तो यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया है विस्मयादि बोधक चिन्ह गठरी के बाद। उसके बाद आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, एक छोटा सा स्टॉप लिया है, बहुत हल्का सा एक विराम लिया है। ठीक है, आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है ऐसे ही, क्योंकि वो हैरान है। लगता है यह कुत्ता पिछले जन्म में जरूर गधा रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक व्यक्ति का एक क्या है, कथन है। जब किसी व्यक्ति का कथन हम जो का तो लिखते हैं उसको हम उदाहरण चिन्ह या इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। इसलिए इन्वर्टेड कोमा एक यहाँ से लेके जहाँ तक उसका पूरा कथन पूरा होगा वहाँ तक होगा, और वो अपनी पूरा कथन कह चुका है तो साथ में हम अंत में पूर्ण विराम भी लगा देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुत्ते को देखकर कहा, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से ये विराम चिन्ह इस जो वाक्य में दिए गए हैं इनमें प्रयोग किया गया है। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ आए होंगे, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको किसी भी प्रकार से ये मेरी वीडियो हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।